जय हिंद दोस्तों, न्यू स्टडी 24 पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग अगले 2 वीडियो में हमें काफ़ी प्यार दिए और हमें ये सजेस्ट किए हैं कि थोड़ा आवाज़ और पिक्चर की क्वालिटी पर ध्यान दें, तो हम ज़रूर कोशिश करूँगा कि इन सारी समस्या का समाधान कर पाएँ। दोस्तों, 2 दिनों में हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किए। आज जिस प्रकार से साक्ष्य के आधार पर हम लोग क्या किए थे, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किए थे, मतलब इतिहासकार ही 3 भागों में डिवाइड किए थे। तो अपने पे लेके इसलिए हम लोग चल रहे हैं क्योंकि अपने पे कोई भी चीज़ घटना घटता है तो उसे हमें गहराई से याद रहता है और वो दिमाग पे उसकी छाप रहता है। तो इसीलिए हम इतिहास को अपने पे लेकर पढ़ेंगे और साथ में आज पढ़ाई का कुछ तरीका हम बदलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पढ़ाई को एक मस्ती की तरह लें, पढ़ाई को इस तरीका से पढ़ें कि हमें अंतरात्मा पर गहराई तक छप जाए और हमें एक बार में ही याद रहे। ऐसा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। और हम लोग पढ़े हुए थे आर्ध ऐतिहासिक काल, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा किए थे हम लोग। तो आज हम लोग दूसरा टर्म आज प्राग ऐतिहासिक काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़े थे प्राग अधो ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अधो ऐतिहासिक काल, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उनके बारे में और इतिहास के बारे में। तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में देखे थे कि जिसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न हो, जिसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा तो उसको हम लोग पढ़े भी नहीं होंगे, उसका किसी भी तरीका से हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। अधो ऐतिहासिक काल ऐसा काल हम लोग पढ़े हुए थे जिसमें साक्ष्य तो अवेलेबल है, साक्ष्य के साथ उसका लिपि भी पता है, पर उस लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और इनका और क्या क्या नाम है, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने से पहले हम लोग 2-4 बातों पे फोकस करते हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि कब से कब का था। तो लगभग 5000 वर्ष पुराना हमारा सिंधु सभ्यता है। ये भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। इससे पहले वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तो देखा गया कि प्राचीन सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता थे जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी का जो कालखंड रहा, टाइम पीरियड, वो 3500 BC से लेकर 1300 BC तक रहा। ऐसे इस टाइम पीरियड के बारे में बहुत से इतिहासकार अपने अपने राय दिए हैं, अपने अपने अनुसार मत दिए हैं, लेकिन जो जितने भी स्टैंडर्ड PCS के बुक है वो इसको क्या है 3500 BC से लेकर 1300 BC तक माना है। और इसी काल के आधार पर हम लोग क्या किए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। तो कौन से? तो सबसे प्रारंभिक काल हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे प्रारंभिक काल थे उसे पूर्व काल या प्रारंभिक हड़प्पा काल कहते हैं, जो कि 3500 BC से लेकर
2600 बीसी तक, 2600 बीसी तक। दोस्तों बीसी के बारे में हम लोग कल भी चर्चा किए थे, ईसा पूर्व, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। परिपक्व काल, एक होता है परिपक्व काल। परिपक्व काल का मतलब होता है विकसित काल। विकसित काल तो कब से कब विकसित काल रहे? तो विकसित काल जो है वो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक सबसे विकसित काल माना जाता है। और सबसे लास्ट में जो होता है वो उत्तर हड़प्पा काल होता है। और उत्तर हड़प्पा काल 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी। बीसी तक के कालखंड को मानते हैं। तो दोस्तों हमको काल के आधार पर समझने में कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि समय पीरियड जैसे जैसे विकास के सबसे पहले सीधा सा समझते हैं। शुरू में जिस प्रकार से हम लोग देखे थे प्राग ऐतिहासिक काल में, तो मानव आदिवासी थे, फिर धीरे धीरे विकास किए और आधुनिकी की तरफ ग्रोथ किए, प्रोग्रेस किए। तो हम लोग उसी में समझे थे कि आर्ध ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल में जो है मानव विकास की ओर प्रारंभ कर देते, आधुनिकता उसमें समझ विकसित होने लगे थे। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हो रहा था उस टाइम में प्रारंभिक काल था, उसमें शुरू में थे उस टाइम में आदिमानव और अनंत प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसका कोई अच्छा साक्ष्य नहीं प्रमाण प्राप्त है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल या सर्वमान जिसको बोलते हैं, जहां सब कोई मानते हैं, जिस काल को सब कोई मानते हैं, लगभग 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक के काल के बीच वाले काल को सब मानते हैं। इसीलिए हम यहां लिखे हुए हैं कि सर्वमान तिथि जो है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। अब क्वेश्चन आ रहा है इसे ही क्यों हम लोग मानते हैं? तो हम लोग इसलिए मानते हैं 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, 2350 बीसी से 1750 बीसी तक इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि इसका जो इस तिथि का निर्धारण जो किया गया है वो कार्बन 14 पद्धति। अब कार्बन 14 पद्धति क्या होता है? कार्बन के आधार पर 14 पद्धति के आधार पर टाइम पीरियड को देखा जाता है, और इस टाइम पीरियड के बाद देखा जाता है कि इसमें से कितने वर्षों के बाद इसमें कार्बन की मात्रा में कितनी कमी आई है, इसके आधार पर क्या किया जाता है? देखा जाता है। और अभी इतिहास में सबसे सर्वमान्य जो साक्ष्य को मानते हैं जिस आधार पर, वो है कार्बन 14 पद्धति ही। तो कार्बन 14 पद्धति में जो है पीबी अग्रवाल जो भारतीय पुरातत्व विभाग के शोधकर्ता थे, उनके अनुसार 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी का टाइम माना गया कि इस टाइम में हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थे, सबसे विकसित काल में थे सब। तो इसीलिए सर्वमान तिथि जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान तिथि होते हैं, यदि हम लोग पीसीएस का मेंस लिखेंगे तो हम लोग इस बात का चर्चा नहीं करेंगे, वहां केवल इस बात का चर्चा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्कृष्ट वर्ष या सबसे विकसित वर्ष 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक था। समझ गए? जिसका पीबी अग्रवाल ने क्या किए थे, इसका कार्बन 14 पद्धति के अनुसार ये समय निर्धारण किए थे। तो हम लोग जो सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास को क्या करेंगे, हम लोग आज ही अभी चर्चा किए थे कुछ देर पहले कि पढ़ाई को एक मनोरंजन बनाते हैं। तो अब पढ़ाई को मनोरंजन कैसे बनाएंगे? तो पढ़ाई को मनोरंजन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि जिस प्रकार से खेल में हम कोई खेल खेलते हैं, तो खेल में सबसे पहले हम लोग ये करते हैं ना
कि उस खेल की पूरे रूल कायदा कानून नियम सब कुछ जानते हैं, तब हम लोग सही से खेल पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को समझना है तो उसकी दिशा, चारों दिशा पता होना चाहिए। मैप पे उसे पता होना चाहिए कि किन किन देशों में है और कहाँ से है, कितना है। और कभी भी हम लोग जो पढ़ना है तो ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये ज्योग्राफी की मानचित्र का क्या जरूरत। दोस्तों, जब तक हम लोग सम्मिश्र करके नहीं पढ़ेंगे, जैसे सिर्फ आप रोज सिर्फ चावल खाइए, अच्छा नहीं लगेगा। यदि चावल के साथ सब्जी, थोड़ा भुजिया, थोड़ा पापड़ या अन्य चीज सामग्री बढ़ता है तो क्या होता है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। ठीक पढ़ाई भी उसी तरीका से हम लोग समझते हुए आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र में ये भारत है, आप भी जानते हैं ये भारत है, ये ऐसे ये भारत है, ये भारत की मानचित्र है। और ये पाकिस्तान की है, हमारे पड़ोसी देश जो सबसे विवादित भी रहे हैं, हमारे साथ हमेशा उसके विवाद रहते हैं। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये पाक है, ये है अफगानिस्तान और ये है इंडिया। इंडिया, समझ गए? तो यहां से अब, और ये जो ब्लू कलर का हम जो मार्क किए हैं, ये ब्लू कलर, यहां से देखिए हम लोग, ये ब्लू कलर जो है यही है सिंधु घाटी सभ्यता। यहां से लेकर ऐसे 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 यही है सिंधु घाटी का क्षेत्र। तो अब क्षेत्र का चर्चा हुआ तो ये टोटल कितना क्षेत्र है? क्षेत्र, तो जिस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई तो उस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। समझ गए दोस्तों? इतना वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र फैला हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये 15 लाख से भी ज्यादा है। ये 15 लाख से भी अधिक हो गया है वर्तमान में खोजने पर। तो यहां तक समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल था, वो जिस टाइम में खोज किया गया उस टाइम में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान में यह 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, 15 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक। ठीक इसी प्रकार तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इसकी पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में क्या सब है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सी जगह है, पूरब में कौन सी जगह है, पश्चिम में कौन सी जगह है और दक्षिण में कौन सी जगह है। तो हम लोग सबसे पहले पूरब में देखते हैं, ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट में क्या थे? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का नाम आप लोग भी शायद सुने होंगे। ये यूपी में पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश। और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। यूपी में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर थे, और आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग था। इसी प्रकार से पश्चिमी भाग देखेंगे तो पश्चिमी भाग ये पाकिस्तान में पड़ जाते हैं। देखिए मैप ये पाकिस्तान का भाग है, तो ये पाकिस्तान में पड़ जाते हैं। और ये पाकिस्तान में आपको सुतका गेंदोर जो कि दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है, वहां सबसे इसका पश्चिमी भाग वहां है। और उत्तर भाग देखेंगे तो हम लोग यहां से उत्तर भाग देखेंगे तो ये देखिए कश्मीर है, ये देखिए मैप में कश्मीर है। और कश्मीर के ही मांडा जो कि चिनाब नदी पर मांडा शहर बसा हुआ था, वहां है इसका उत्तरी भाग। और सबसे दक्षिणी भाग जाएंगे, ईस्ट जाएंगे तो दायमाबाद, ये हो गया दायमाबाद, महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी के जो सहायक नदी है ना, उसके परवरा नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी, उस परवरा नदी पर दायमाबाद बसा हुआ है, वहां है महाराष्ट्र में। तो हम लोग को पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो इसका हम फिर से चर्चा करते हैं। पूर्व में क्या थे? आलमगीरपुर यूपी, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में मांडा कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र। और क्वेश्चन जो अब पूछने का स्टैंडर्ड हो गया है, हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो नदी किनारे हमेशा पूछते हैं, तो हम लोग जो भी शहर पढ़ेंगे उसका कौन से नदी किनारे बसे हुए हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम ये भी चर्चा अभी कर रहे हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो असल में जो सिंधु घाटी का जो विकास हुआ है ना दोस्तों, ये ऐसे विकास हुआ है, ये सिंधु घाटी ऐसे आया हुआ है और सिंधु घाटी से यहां से निकला हुआ सतलज नदी जो कि तिब्बत, जो कि चाइना में, चाइना के कब्जे वाले भाग हैं, सॉरी ये नेपाल में चले गए, ऐसे ये यहां तिब्बत से निकलते हैं। और सबसे पहले जो साक्ष्य खोजा गया ना, तो वो सभी साक्ष्य सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। तो हम लोग इतिहास में जानते हैं कि इससे पहले जो भी विकसित सभ्यता थे, जैसे कि मिस्र की सभ्यता किस नदी पे बसे थे? तो नील नदी पर, तो नील नदी की सभ्यता कहते हैं। इसके बाद चीन की सभ्यता हांगो नदी पर बसे हुए थे, तो उसे कहते हैं हांगो की सभ्यता। तो ठीक इसी प्रकार से ये सिंधु घाट नदी पर सबसे ज्यादा इसका साक्ष्य मिला, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। समझ गए? तो हड़प्पा सभ्यता, फिर अब क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? तो सबसे पहला साक्ष्य जो खोजा गया वो हड़प्पा नामक स्थल पर खोजा गया। किस नामक स्थल पर खोजा गया? हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल पर खोजे जाने की वजह से इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों देख लिए हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोग सब आज क्या देखे? सिंधु घाटी सभ्यता देखे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग काल के आधार पर 3 भागों में बांटे। काल का मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व हड़प्पा काल मतलब प्रारंभिक हड़प्पा काल भी कह सकते हैं, पूर्व हड़प्पा काल को, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। फिर इसका सर्वमान्य तिथि जो कि कार्बन 14 पद्धति से ज्ञात किया गया है वो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का माना गया है और इसे ही सबसे विकसित काल भी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का यदि कोई विकसित काल है तो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। समझ गए? इसके बाद हम लोग मैप पे देखें कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विकास किस किस देशों में हुआ है। तो वो भारत, इंडिया में भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग आलमगीरपुर, यहां देखिए उत्तरी भाग ये क्या है? आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। यूपी में, सॉरी पूर्वी भाग, उत्तरी भाग ये आपको उत्तरी भाग पड़ गया जम्मू कश्मीर, जो कि कश्मीर के नाम से जाना जाता है, मांडा। इसके बाद दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग हम लोग देखें दायमाबाद महाराष्ट्र में, यहां महाराष्ट्र पड़ जाते हैं। और सबसे पश्चिमी भाग जो है सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ते हैं। यदि पीसीएस के एग्जाम हो तो वहां बलूचिस्तान के बारे में चर्चा रहेगा, नहीं तो अदर जो भी एग्जाम होते हैं तो उसमें पाकिस्तान का ही चर्चा किया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए जिससे कि ये सभी को हेल्प मिल सके, सभी को अपनी पढ़ाई की जो क्रम टूट गए हैं वो क्रम फिर से जुड़ सके। इसके लिए आप जरूर दोस्तों को सजेस्ट कीजिए और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएंगे। धन्यवाद।